अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ उनको डिस्कस करेंगे और सिस्टम के जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उन्हें डिस्कस किया जाएगा। और फिर जो है वो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स जो हैं डिफरेंट उसके लिए जो एनवायरनमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें देखेंगे। और एट दी एंड जो है वो हम डिफरेंट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये रोज होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ये बेसिकली जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है, क्योंकि डायरेक्टली यूज़र जो है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। तो हार्डवेयर यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आगे यूज़र की जो इंस्ट्रक्शन है वो हार्डवेयर तक कन्वे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअली जो है वो गोल्स क्या हैं, एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम्स ईजियर, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ एंड यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। अगर हम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मेन जो है वो 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है उसमें हार्डवेयर है, यानी जितनी भी हमारे पास जो फिज़िकल डिवाइसेस हैं और जो टेंजिबल कंपोनेंट जितने भी हैं उन्हें बेसिकली जो है वो हम हार्डवेयर ही कहते हैं। और ये एक्चुअल जो है वो मेन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। और उसके बाद जो है वो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है हार्डवेयर और डिफरेंट यूज़र एप्लीकेशंस के दरमियान। और फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, डेटाबेस सिस्टम्स हैं या वीडियो गेम्स हैं। और उसके बाद जो आखिरी इसका कंपोनेंट है वो यूज़र्स हैं, जिसमें पीपल, मशीन्स या दूसरे कंप्यूटर्स आते हैं। अब अगर हम जो है वो इसको कंपोनेंट्स को देखें तो उन्हीं 4 कंपोनेंट्स को हम जो है वो यहाँ पे एक लेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे लोअर वाली लेयर है वहाँ पे जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे ऊपर लेवल पे हमारे पास जो है वो सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स हैं और सबसे हाई लेवल पे जो है वो यूज़र्स हैं। यानी यूज़र जो है वो सिस्टम एप्लीकेशंस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आगे हार्डवेयर तक जो है वो यूज़र की इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। हार्डवेयर से बैकवर्ड जो आउटपुट है वो बेसिकली जो है वो यूज़र तक वापस ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ से सिस्टम एप्लीकेशन और एंड पे जो है वो यूज़र तक आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता क्या है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट हमारे जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जो है वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे हम कहते हैं कि ईज़ ऑफ यूज़ है, बेहतर परफॉर्मेंस है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। लेकिन अगर हम जो है वो शेयर सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो मेन फ्रेम है या मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनका पर्पस और है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उनका पर्पस और है। अब यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशन हैं हैव डेडिकेटेड सोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर सोर्सेज फ्रॉम सर्वर्स। यानी जो है हमारे पास जो है वो एक यूज़र के पास एक वर्क स्टेशन है, वो उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रिसोर्सेज उसके पास आ रहे होते हैं वो सर्वर से ले रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जिसमें जो है वो रिसोर्स बड़े जो हैं वो पुअर होते हैं और इनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है यूज़ेबिलिटी के लिए और बैटरी लाइफ के लिए। जिस तरह मोबाइल्स हैं या और डिफरेंट हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में आती हैं। और बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो यूज़र इंटरफेस नहीं होता, जिनको हम जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ हो रहे होते हैं, एयर कंडीशन में यूज़ हो रहे होते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज़ हो रहे होते हैं या डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहे होते हैं।
अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्चुअल जो है वो डेफिनेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम डिफाइन कहते हैं, हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्स एलोकेटर है, यानी ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको मैनेज करता है और ये उनके दरमियान अगर कहीं कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उन्हें रिजॉल्व करता है, और जो डिफरेंट एक्सेस के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर उनका जो है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को जो है वो पॉसिबल बनाता है। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये कंट्रोल प्रोग्राम भी है, यानी ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, उनको भी एरर से बचाने के लिए या इन अप्रोप्रिएट यूज जो है उससे बचाने के लिए कंप्यूटर्स को ये हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं उन्हें भी मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में फर्दर हम देखें तो जनरली तो हम यही कहते हैं कि कोई भी जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट वेंडर जो है इनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिफाइन करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम देखें तो मेजर जो कंपोनेंट है वो बेसिकली कर्नल है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम हम कर्नल को कहते हैं जो कि हमेशा रन हो रहा होता है कंप्यूटर में, और बाकी सारी चीज़ें जो है इससे हट के जो हैं वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जितने भी एप्लीकेशन आ रही होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए जो है वो सिस्टम वो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनते हैं। तो कर्नल एक्चुअली जो है वो मेन कंपोनेंट है या मेन प्रोग्राम है जो कि हर वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और यही जो है वो कंट्रोलर भी कहलाता है, मैनेजर भी कहलाता है और सुपरवाइज़र भी कहलाता है। उसके बाद जो है वो कंप्यूटर का हम जो है वो स्टार्टअप प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जो है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जिसको जब तब एग्जीक्यूट होता है जब हम सिस्टम को रीबूट करते हैं या हम सिस्टम को पावर अप करते हैं, और ये टिपिकली जो है वो ये स्टोर्ड होता है रोम के अंदर या ईप्रोम के अंदर, और जनरली हम इसे जो है वो फर्मवेयर भी कहते हैं। इसका एक्चुअली काम ये होता है कि ये सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को इनिशियलाइज करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उससे कंट्रोल दे देता है, उससे लोड करता है। लोड करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जब कंट्रोल ले लेता है तो तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने सिस्टम को जो है वो यूज़र तब उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जब तक कर्नल लोड नहीं होता तब तक यूज़र जो है वो सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक्चुअली जो है बूटस्ट्रैप का काम है कि सारी डिवाइसेस को, सारे सोर्सेज को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने के बाद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसे एक्चुअली जो है वो लोड करता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड हो जाता है, वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, तो फिर कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है और वहाँ से यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। अब कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हमारे पास जो है एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज हो सकते हैं या डिवाइस कंट्रोलर हो सकते हैं जो कि डिफरेंट बसेस के थ्रू जो है वो एक शेयर्ड मेमोरी के साथ कनेक्ट होते हैं, और उनमें जो है वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी हो सकती है जिसमें जो है वो डिफरेंट कंप्यूटिंग साइकिल जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो compete कर रही होती हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए और बाकी डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को जो मैनेज करना है या कंट्रोल करने का काम है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब अगर हम जो है कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशन देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो आईओ डिवाइसेस हैं, और सीपीयू जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो आईओ डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है। एक से ज़्यादा सीपीयू जो है वो करंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ अ पार्टिकुलर डिवाइस टाइप के हर डिवाइस का जो है वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो उसका जो है वो एक पार्टिकुलर जो है वो डिवाइस कंट्रोलर यूज होता है जो कि उस डिवाइस की फंक्शनैलिटी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। देन ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज अ लोकल बफर। अब जो हर डिवाइस का अपना लोकल बफर होता है, जब भी डेटा उसमें इन आता है या आउट हो रहा होता है बेसिकली वो पहले बफर में ट्रांसफर होता है। बफर से जो है वो अगर इनपुट भी है तो आगे डिवाइस तक जाकर जाता है, अगर आउटपुट हो रहा है तो वो पहले डिवाइस से बफर में आता है, बफर से फिर आगे जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। डिवाइसेस controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt।
अब उसके बाद जितने भी जो डिवाइस कंट्रोलर हैं बेसिकली वो सीपीयू को एक मैसेज सेंड करते हैं या उसे जो इन्फॉर्म करते हैं कि उसने अपना ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और वो जो मैसेज है या इन्फॉर्मेशन जो सीपीयू तक भेजी जाती है उससे हम यहाँ पे जो है वो इंटरप्ट कहते हैं। अब इंटरप्ट के जो है वो मेन कॉमन फंक्शंस क्या है। इंटरप्ट बेसिकली जो है वो ट्रांसफर करती हैं कंट्रोल एक सर्विस यूनिट को और उसके थ्रू फिर जो है वो इंटरप्ट वेक्टर जनरेट होता है। इंटरप्ट वेक्टर के अंदर हर इंटरप्ट की जो है वो आगे स्पेसिफिक जो है वो एड्रेस डिफाइन होता है कि उस इंटरप्ट के अगेंस्ट जो है वो कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो आगे एग्जिस्ट करती है। इट मीन इंटरप्ट वेक्टर के अंदर इंटरप्ट का आईडी जाता है, इंटरप्ट आईडी के अगेंस्ट जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स डिफाइन होती हैं और वही वो उस स्पेसिफिक इंटरप्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो स्पेसिफिक इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है इट मीन्स उसमें एक्शन डिफाइन होते हैं कि अगर ये वाली इंटरप्ट अक्कर होती है तो उसके अगेंस्ट सीपीयू ने क्या करना है या क्या एक्शन लेना है। तो बेसिकली इंटरप्ट्स को इस तरह से जो हैंडल किया जाता है। इंटरप्ट हम कहते हैं नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब करना, यानी अगर हम अपना रेगुलरली जो है वो काम कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसे हम बेसिकली इंटरप्ट कहते हैं जो रियल लाइफ में। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो बेसिकली हम कहते हैं इंटरप्ट ड्रिवन है। इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब ये है कि इसमें जितने भी नॉर्मली काम हो रहे होते हैं, एक डिवाइस से कोई मैसेज आना है तो वो थ्रू इंटरप्ट आता है डिवाइस में। अगर आप फॉर एग्जांपल हमने सीडी में डेटा राइट कर रहे हैं, जैसे राइट का ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो एक इंटरप्ट जनरेट होगी जिससे इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये डेटा राइट का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप फाइल एक जगह से कॉपी करके कहीं पेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी इन्फॉर्म किया जाता है। आप अगर फॉर्मेट कर रहे हैं किसी डिवाइस को तो उसका भी एट द एंड जो एक मैसेज आता है। अगर कहीं पे एरर होते हैं, आप इनवैलिड मेमोरी एक्सेस करते हैं, वहाँ पे भी आपको मैसेजेस डिफरेंट आते हैं। इट मीन वो बेसिकली एक इंटरप्ट जनरेट हो रही होती है। या कहीं पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई रन टाइम एरर आते हैं तो वो भी उसका भी जो है वो एरर्स भी बेसिकली जो इंटरप्ट की फॉर्म में ही इंटरप्ट की एक फॉर्म है, लेकिन उन्हें हम जो है वो ट्रैप या एक्सेप्शन भी कहते हैं। और नॉर्मली जो है डिफरेंट इंटरप्ट जो है हार्डवेयर डिवाइसेस भी जनरेट करते हैं, प्रोग्राम भी जनरेट करते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कहते हैं। सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट बेसिकली वो या तो ट्रैप हैं या एक्सेप्शंस हैं, यानी डिफरेंट यूजर्स हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशन में जो अक्कर हो सकती हैं। यानी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इट्स आल्सो एन एरर। या आप जो है वो अरेज को अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें कहीं अपर बाउंड लोअर बाउंड को आप वायलेट करें तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो सकती है। आप कहीं डैंगलिंग पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट एरर्स जो हैं वो अक्कर हो सकती हैं। तो उन एरर्स को बेसिकली यहाँ पे हम जो है उन्हें भी इंटरप्ट कहते हैं। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इंटरप्ट ड्रिवन ही कहा जाता है। इट मीन उसमें हर ऑपरेशन जब स्टार्ट होना है या एंड होना है या कंप्लीट होना है तो एक्चुअली वो थ्रू इंटरप्ट ही जो है वो इसे मैनेज किया जा रहा होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं कि ये इंटरप्ट ड्रिवन है। अब इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो है वो नॉर्मली दो तरह के जो हैं वो टेक्निक यूज होती हैं कि एक तो उनकी पूलिंग है या फिर वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम्स हैं। कि आपके पास जो है वो इंटरप्ट अगर पूलिंग है तो इट मीन आप एक पूल बना लेते हैं, इंटरप्ट पूल, और उस पूल में जो है वो इंटरप्ट्स को आप स्टोर करते जाते हैं और फिर उस पूल में से जो है वो उठाते हैं और उन इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं। और एक दूसरा इंटरप्ट वेक्टर सिस्टम है कि हर इंटरप्ट के अगेंस्ट जो है वो एक रूटीन डिफाइन होती है इंटरप्ट वेक्टर में और आप रूटीन को उठाते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन को और उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स वाली तकनीक भी यूज होती है कि किस तरह की जो है वो कोड सेगमेंट्स यूज होते हैं कि किस तरह की रूटीन अगर इंटरप्ट अक्कर होगी तो उसके अगेंस्ट जो है वो कौन सी सर्विस रूटीन आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो ये लेकिन कुछ इंटरप्ट्स ऐसी भी होती हैं जिनके लिए जो है वो पहले से रूटीन डिफाइन नहीं होती। उसमें यूजर्स को ऑप्शन दी जाती है कि यूजर क्या एक्शन लेना चाहता है या ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है
तो वहाँ पे अगर उनके अगेंस्ट पहले से जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स एग्जिस्ट नहीं करती, नॉर्मली जो हार्डवेयर है उसके अगेंस्ट तो डिफाइन होते हैं कि अगर हार्डवेयर में इस तरह का एरर आएगा या इंटरप्ट अकर होगी तो उसका ये सोल्यूशन है। और सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है उनका अगर वहाँ पे इंटरप्ट आती हैं तो नॉर्मली जो है उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है, या एरर अकर होता है उसे मैनेज नहीं किया जा रहा होता तो वो प्रोग्राम जो है उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब इंटरप्ट की जो है वो अगर हम टाइमलाइन डिफाइन करें, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको मदद रखते हुए, तो हम कहते हैं कि एक CPU, यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोसेसर है जो कि नॉर्मल यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन यहीं पे एक जो है इंटरप्ट अकर हुई है तो ये उस यूज़र प्रोग्राम को स्टॉप करेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देखेगा कि क्या एक्शन लेना है। इट मीन पहले उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद फिर जो है वो यूज़र प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से अगेन स्टार्ट हो जाएगी। फिर यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, अगेन एक इंटरप्ट जनरेट होती है, तो वहीं पे जो है वो यूज़र प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया जाता है और इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है। जब इंटरप्ट प्रोसेस हो जाती है तो फिर यूज़र प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हैं, और जैसे इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है तो मीन इंटरप्ट जाती है CPU तक और वो इसे मैनेज करता है, फिर यूज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह सेकंड जब इंटरप्ट जनरेट होती है तो फिर यूज़र प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके इंटरप्ट्स को हैंडल किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं इनपुट आउटपुट का स्ट्रक्चर। जब भी जो है वो इनपुट या आउटपुट स्टार्ट होता है तो कंट्रोल बेसिकली जो है वो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के ऊपर जो है वो यूज़र को सिर्फ उसकी कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसके लिए लेकिन इंटरनली क्या हो रहा होता है उसमें जो है एक वेट इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है जिसकी बेस पे जो है वो CPU को आइडल कर दिया जाता है जब तक जो है वो अगली इंटरप्ट अकर नहीं होती, या फिर जो है वो वेट लूप कंटेंशन ऑफ मेमोरी एक्सेस है कि आप जो है वो वेटिंग एक लूप लगा देते हैं और जिसके अंदर जो है वो जब तक जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता CPU जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता, या कोई और यूज़र प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यानी जब भी जो है आपने इनपुट आउटपुट स्टार्ट करना है तो कंट्रोल हमेशा जो है वो यूज़र प्रोग्राम के पास तब जाएगा जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर जो है ये 3 सिनेरियो बनते हैं, और फिर तीसरा सिनेरियो ये एट मोस्ट 1 IO रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम नो साइमल्टेनियस इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कि अगर एक टाइम पे एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग है तो दूसरी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट जो है वो नहीं आ सकती। लेकिन जब इनपुट दूसरी अप्रोच ये है कि जब जो है वो इनपुट आउटपुट स्टार्ट हो जाए तो कंट्रोल रिटर्न कर दिया जाए यूज़र प्रोग्राम को, और इनपुट आउटपुट का वेट का की कंप्लीशन का वेट ना किया जाए। तो बेसिकली आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाली अप्रोच जो है वो यूज़ हो रही है, और इससे जो है वो मैनेज किया जाता है सिस्टम कॉल्स के साथ। अब सिस्टम कॉल्स क्या हैं, ये स्पेसिफिक जो है वो फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट पार्टिकुलर इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। यानी अगर एग्जांपल लें तो रिक्वेस्ट टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर द इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, कि ये जो है वो सिस्टम कॉल ऐसी भी हो सकती है जो कि रिक्वेस्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो अलाउ करे यूज़र को कि वो वेट करे इनपुट आउटपुट कंप्लीशन का। और दूसरा जो है वो डिवाइस स्टेटस टेबल है। डिवाइस स्टेटस टेबल जो है उसके अंदर बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन आती है कि कौन सी डिवाइस इस वक्त जो है वो बिजी है, उसकी टाइप क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और उसकी स्टेट क्या है, यानी वो आइडल है या बिजी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर रखी जाती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्सेस हैं इनटू आईओ डिवाइसेस टेबल टू डिटरमिन डिवाइस स्टेटस एंड टू मॉडिफाई टेबल एंट्री टू इंक्लूड इंटरप्ट्स, कि अब वो इंडेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं जो कि डिवाइस टेबल को के स्टेटस को जो है वो मैनेज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए जो है वो डिफरेंट इंटरप्ट पे जो है वो यूज होती हैं। अब उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज डेफिनेशन और नोटेशन रिव्यू के लिए। और अगर आप स्टोरेज को देखें तो नॉर्मली जो है वो हमारे पास जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफ़र होता है,
रैम के अंदर, रैम से डेटा जो है वो कैश मेमोरी में आता है, कैश मेमोरी से रजिस्टर्स के पास जाता है। और रजिस्टर्स के लिए नॉर्मली जो है जो रीड करते हैं, जो डेटा एट दी एंड प्रोसेस हो रहा होता है बेसिकली, उससे हम जो है वो वर्ड कहते हैं। यानी अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो इट मीन वर्ड का साइज 32 बिट होगा, जिसे हम 4 बाइट्स भी कहते हैं। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट वाला यूज कर रहे हैं तो फिर जो है वो वर्ड का साइज जो है वो 8 बाइट्स यूज होगा या 64 बिट यूज होगा। ये एट द एंड बेसिकली वो डेटा का पार्ट है या इंस्ट्रक्शन है जो कि एट द एंड जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। उससे पहले बल्क में डेटा ट्रांसफर होता है, यानी एक पूरा ब्लॉक जो है वो हार्ड डिस्क से रैम में मूव होता है, और रैम में से फिर उस सारे डेटा का जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट, जिसको हम एक पेज कहते हैं बेसिकली, वो एक पेज वहां से लोड होता है। उस पेज को वहां से लोड करके जो है वो एक पेज को या उस पेज का भी एक स्पेसिफिक पार्ट जिसे हम लाइन कहते हैं, वो आगे कैश मेमोरी में ट्रांसफर होता है। उस पूरी लाइन में से जो है वो फिर एक वर्ड बाय वर्ड डेटा जो है वो सीपीयू रजिस्टर्स में मूव होता है, और सीपीयू रजिस्टर्स में एक्चुअली जो है वो यही इसी साइज में डेटा जो वर्ड साइज में डेटा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। मेमोरी को अगर हम आगे इसी तरह उसके साइजेस की बेस पे अगर हम डिफाइन करें तो हम जो है वो बाइट्स के बाद जो है वो के बाइट्स पे आते हैं, के बाइट्स के बाद जो है वो मेगाबाइट है, मेगाबाइट के बाद जो है वो गीगाबाइट है, गीगाबाइट के बाद जो है वो टेराबाइट है, और फिर पेटाबाइट है, और सो ऑन जो है वो। लेकिन नॉर्मली अभी हमारे पास जो है वो टेराबाइट्स तक मेमोरी अवेलेबल है, जिसमें हार्ड डिस्क अवेलेबल है, रैम जो है वो हमारे पास जीबीज तक जो है वो अवेलेबल हैं, और पेटाबाइट्स में नॉर्मली अभी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है कि जिसमें पेटाबाइट्स तक डेटा जो है वो आप स्टोर कर सकें। लेकिन आप एक सिंगल डिवाइस इस तरह की नहीं है, लेकिन आप टेराबाइट्स की मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करके आप वो पेटाबाइट्स तक डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरफ। स्टोरेज स्ट्रक्चर में हम देखें तो मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी एक्चुअली जो है वो हमारी रैम है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, इसको जो है वो हम वोलाटाइल भी कहते हैं, और ये नॉर्मली जो है वो लार्ज स्टोरेज मीडिया के तौर पे यूज़ होती है, जिससे जो है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लेकिन सीपीयू की डायरेक्ट एक्सेस की वजह से कुछ इश्यूज इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मेन मेमोरी और सीपीयू की स्पीड का डिफरेंस है। उसको मिनिमाइज करने के लिए एक्चुअली जो है इन दोनों के दरमियान में एक और मेमोरी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिसको कैश मेमोरी या कैशे भी कहा जाता है। और वो कैशे जो है वो एक ज़्यादा हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा है रैम की निस्बत, और वो जो दोनों में जो स्पीड का डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होती है। स्टैंडर्ड डिवाइसेस नॉर्मली जो है वो हमारे पास नॉन वोलाटाइल होती है, यानी आप उन्हें जो है वोल्टेज नहीं भी दे रहे तो उनमें डेटा जो है वो स्टोर होता है। इनके अंदर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो है वो रैम में डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी कम होती है। और उसके बाद हमारे पास जो हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क जो है ये मेटल या ग्लास के डिफरेंट प्लेटर्स होते हैं, जो कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल के साथ इन्हें जो है वो आगे फर्दर कवर किया जाता है। और इसका नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है इसे ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रैक्स बेसिकली जो है हम जिस तरह एक सर्कल लगाते हैं उसमें डिफरेंट सर्कुलर फॉर्म में डिफरेंट पॉइंट्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उन्हीं ट्रैक्स को फर्दर जो है वो आगे सब डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो हर डिवाइस के साथ एक डिस्क कंट्रोलर यूज होता है, जो कि ये डिटरमिन करता है कि इस डिस्क में जो डेटा इनपुट होना है या आउटपुट होना है, तो उसे जो है वो इंटरेक्शंस को जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट इंटरेक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद आती हैं सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट डिस्क बेसिकली जो है वो नॉर्मली जो है वो हार्ड डिस्क उससे थोड़ी सी जो है वो बेहतर टेक्नोलॉजी है, और ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट है और नॉन वोलाटाइल है। और अगर आप रैम के साथ जो है वो अगर आप ये सॉलिड स्टेट डिस्क अगर यूज़ करते हैं तो आपको नॉर्मली जो है वो सिस्टम की स्पीड जितनी आपको हार्ड डिस्क के साथ मिल रही होती है उससे बेहतर स्पीड मिलती है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफ़र में टाइम कम लगता है हार्ड डिस्क टू रैम में, और फिर रैम टू कैश और रजिस्टर में। तो एक्चुअली हमें सिस्टम की यहाँ पे कुछ स्पीड जो है वो बेहतर मिलती है।
अब अगर हम जो है वो इसी स्टोरेज को उसकी हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इसमें एक्चुअली हम उसको जो हायरार्की इसकी डिफाइन करते हैं वो 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर जो है वो स्पीड है, दूसरा उसकी कॉस्ट है, थर्ड जो है वो वोलेटिलिटी है। स्पीड को अगर हम देखें तो उसके बाद जो है हम पहले कैशिंग को डिस्कस कर लेते हैं। और कैशिंग बेसिकली जो है वो इसमें ज़्यादा फास्ट डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है और ये नॉर्मली जो है सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज़ होती है। इसको रैम और सीपीयू के दरमियान जो है वो यूज़ किया जाता है और इसकी स्पीड रैम से नॉर्मली जो है वो ज़्यादा होती है, बेहतर होती है। हमारे जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स हैं तो हर डिवाइस के साथ जो है उसका एक कंट्रोलर होता है या मैनेजर होता है जो कि उसके इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है और इसके अंदर बेसिकली जो है वो उसके कर्नल के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो कर्नल के साथ जो कम्युनिकेट करने वाला जो है वो यानी हार्डवेयर और कर्नल के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू होती है। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी डिवाइस अगर सिस्टम में अटैच करते हैं, जब तक आप उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं आप इंस्टॉल करेंगे तब तक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली जो है वो एक जो है वो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म डिफाइन किया जाता है उसके थ्रू कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर्नल ने बेसिकली जो कम्युनिकेट करना होता है हार्डवेयर के साथ वो उसके डिवाइस ड्राइवर के अंदर जो डिफरेंट उसके इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन किया जाता है, उसको अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशंस उसके जो है उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो है वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू कर्नल जो है वो उसे कंट्रोल करता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास रजिस्टर सबसे टॉप पे आते हैं, मैग्नेटिक टेप सबसे जो है वो लोअर लेवल पे हैं। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनकी जो है वो स्पीड रिड्यूस होती जाती है, मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है, कॉस्ट भी कम होती जाती है। लेकिन अगर आप जो है वो बॉटम टू आप मूव करते हैं तो स्पीड बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ती है, यानी पर बाइट अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसकी कॉस्ट देखेंगे तो वो ज़्यादा होती जाती है और उसके साथ जो है वो इनकी जो स्पेस है वो कम होती जा रही है क्योंकि साइज जो है वो कम होता है। क्योंकि अगर हम जो है वो कैश मेमोरी जो कि इतनी फास्ट मेमोरी है अगर हम उसे यूज़ करें और वही अगर आप जो है वो जीबीज में ले जाएं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए जो है वो ऑप्टिमल वे में यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे जो है वो स्पीड भी जो कि सीपीयू के की स्पीड है उसके प्रॉपरली जो है वो डेटा अवेलेबल भी हो और कॉस्ट भी जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज